हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 की जो बुक है इतिहास की, उसके पीछे ही नागरिक शास्त्र दिया हुआ है। तो आज हम नागरिक शास्त्र का जो चैप्टर है उसको शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो चैप्टर है, सभी जन एक हैं, यानी कि जितने भी हमारे धर्म हैं या फिर जितने भी ग्रुप हैं लोगों के, वो सभी क्या हैं, सभी लोग क्या हैं, एक हैं। तो इन्हीं के बारे में देखेंगे। बॉक्स में लिखी गई कविता, यहाँ पर एक कविता दी गई है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हो, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में क्या है, एक है। कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी जाके मिल गई सागर में, सब हुई सब एक हैं। तो सभी क्या है, एक ही है, और इसलिए हमें क्या है, किसी को भी भिन्न नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। ये लेसन हमें यही सिखाता है। तो बॉक्स में लिखी गई कविता आपने जरूर पढ़ी होगी और सुनी होगी। जिस प्रकार बेला गुलाब जूही चंपा और चमेली जैसे एक अलग अलग रंग रूप के होते हुए भी क्या है, माला में गुथ कर एक सुंदर माला बन जाते हैं, उसी तरह हमारे देश के विभिन्न धर्मों जातियाँ रूप रंग पहनावा एवं संस्कृतियों से लोगों से हमारा समाज बना है। आगे है, भारत विविधताओं का देश कहा जाता है। इसके विभिन्न भागों में अलग अलग भौगोलिक एवं जलवायु की स्थितियां पाई जाती हैं। दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र जो है विश्व की प्राचीनतम कठोर चट्टानों द्वारा निर्मित है। उत्तर में विश्व का नवीनतम एवं सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। भारत में एक और जहां चेरापूंजी और मानेसराम जैसे अत्यधिक वर्षा वाले हैं, वहीं राजस्थान जैसे क्या है, शुष्क मरुस्थल प्रदेश हैं। तो पूरे भारत में ही कई तरह के जलवायु वाले प्रदेश पाए जाते हैं। जैसे कि हिमालय में देखें, हिमालय वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ठंडा मौसम पाया जाता है। और अगर हम पूर्वी भारत में चेरापूंजी और मानेसराम में देखें तो वहाँ पर क्या है, सबसे अत्यधिक वर्षा होती है। वहीं हम पश्चिम में जाएं तो वहाँ पर क्या है, रेगिस्तान है। संसार के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों का खाना पीना रहन सहन पहनावा बोली आदि में एक दूसरे से भिन्न है। समय समय पर विश्व के विभिन्न भागों से लोग भारत आते रहे हैं और यहाँ स्थायी रूप से बसते गए हैं। इन लोगों के साथ नए धर्म रीति रिवाज नई भाषाएं आती गईं। इससे भारत की संस्कृति क्या हो गई, विविधता हो गई। मतलब बहुत सारी विविधताओं को लेकर ये हमारी संस्कृति है। अनेक बोलियों की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं, यहाँ पर क्या है, तमिल, तेलुगु, उड़िया, मराठी, बहुत सारी पंजाबी, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो हमारे समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध और अन्य समुदाय एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में लगभग 200 से 250 किलोमीटर के बाद ही रहन सहन और रीति रिवाज में अंतर हो जाता है। देश की लगभग 225 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें 22 भाषाएं क्या है, मुख्य हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, बांग्ला, उड़िया, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल आदि हैं। हमारे देश में मुख्यतः हिंदी भाषा बोली जाती है। यहाँ अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी आदि आंचलिक बोलियां भी बोली जाती हैं। जब हम देश के एक भाग से दूसरे भाग में जाते हैं तो भाषा की यह विविधता कभी कभी परेशानी का कारण बन जाती हैं, क्योंकि अगर हम उत्तर भारत में हैं तो हिंदी बोली जाती है, वहीं हम साउथ में चले जाएं तो वहाँ पर क्या है, कन्नड़ तेलुगु से हमारा वास्ता पड़ेगा। तो हमें क्या है, कभी कभी परेशानी पड़ जाती है, क्योंकि हम वहाँ क्या है, उस भाषा को नहीं समझ पाते हैं। दूसरी तरफ उन अलग अलग भाषाओं में लिखा गया साहित्य हमारे देश की साहित्यिक समृद्धि को भी बढ़ाता है। आगे देखेंगे, विविध त्योहारों की बात करें तो यहाँ पर बहुत तरह के त्योहार हैं। हर धर्म के अलग अलग त्योहार हैं, हर रीति रिवाज हैं। तो वहाँ पर हर धर्म के त्योहार भी अलग अलग हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, भारत में त्योहारों में विविधताएं मिलती हैं। विभिन्न धर्मों के अनुयायी अलग अलग त्योहारों को मनाते हैं। होली, दीपावली, दशहरा हिंदुओं के प्रमुख त्योहार हैं। ईद मुसलमानों का
प्रकाश पर्व सिखों का, क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है। बुद्ध लोग बुद्ध पूर्णिमा, जैन महावीर जयंती तथा पारसी नवरोज उत्साह से मानते हैं। इन त्योहारों को सभी मिलजुल कर मनाते हैं। कुछ त्यौहार ऐसे भी हैं जिन्हें भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे बैसाखी पंजाब, ओणम केरल, पोंगल जो है तमिलनाडु और मकर संक्रांति जो है उत्तर भारत का फसल के पकने तथा काटने के अवसर पर मनाया जाने वाले त्यौहार है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बैसाखी हो गया पंजाब का, ओणम हो गया केरल का, पोंगल हो गया तमिलनाडु का और मकर संक्रांति उत्तर भारत का। आगे देखते हैं, इसके अलावा राष्ट्रीय पर्वों जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती को हम सभी भारतवासी क्या है मिलजुल कर एक साथ राष्ट्रभक्ति की भावना से भी मनाते हैं। तो यहाँ कुछ पिक्चर है, जैसे दीपावली हो गई, ईद हो गई, लोहड़ी हो गई, क्रिसमस हो गया। और अब देखते हैं देश के विभिन्न नृत्य। तो हर राष्ट्र का क्या है, हर राज्य का जो नृत्य है वो अलग अलग है। हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में संस्कृति वहाँ के नृत्यों में झलकती है, जैसे उत्तर प्रदेश का कथक, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, उड़ीसा का ओडिसी तथा केरल का कथकली। इन नृत्यों की अपनी अलग अलग निर्धारित पोशाकें, शैली तथा मुद्राएं होती हैं। ये सारे नृत्य जो है भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित है। तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो गया, उड़ीसा का ओडिसी हो गया, केरल का कथकली हो गया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का कथक हो गया, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, उड़ीसा का ओडिसी, केरल का कथकली। आगे देखते हैं, पहनावे में भी विविधताएं नज़र आती हैं। हमारे देश में विभिन्न भागों में पहनावे में भी विविधताएं दिखाई देती हैं। साड़ी और धोती अनेक स्थानों पर पहने जाते हैं, लेकिन उनके पहनने का ढंग बदल जाता है। पहनावों का संबंध उस क्षेत्र की जलवायु से होता है। कश्मीर में पहने जाने वाले किरण जाड़े से बचाता है, मतलब कश्मीर में जो पहने जाते हैं कपड़े वो ऐसे होते हैं जो जाड़े से बचा सकें। राजस्थान में पगड़ी पहनी जाने वाली बड़ी बड़ी पगड़ियाँ वहाँ के गर्म रेगिस्तान यानी मौसम से बचाती हैं। तो जिस तरह की जहाँ की जलवायु है वहाँ पर उसी तरह के पहनावा प्रचलन में है। विविधता में एकता देखते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्या आप भारतीय क्रिकेट टीम के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के नाम जानते हैं? अगर इस टीम में नजर आए तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं जो कि क्रिकेट टीम में हैं और कुछ थे, जैसे महेंद्र सिंह धोनी हो गए, विराट कोहली हो गए, शिखर धवन हो गए, रोहित शर्मा हो गए, आर अश्विन हो गए, युवराज सिंह हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, सुरेश रैना, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या। तो यहाँ पर इतने सारे लोग हैं। अब यहाँ पर मेन बात क्या है कि क्या इस टीम में आपने क्या बात देखी होगी। टीम में अलग अलग प्रदेश और धर्मों के खिलाड़ी एक साथ क्या है टीम बनाकर खेलते हैं। ये सभी खिलाड़ी जो हैं विभिन्न प्रांतों और धर्मों से संबंध रखते हैं। ये सभी खिलाड़ी जो हैं अपने अपने क्षेत्र के अलग अलग बोली जाने वाली भाषाओं को बोलने वाले होते हैं, लेकिन विदेशी टीम के विरुद्ध खेलते समय ये सभी खिलाड़ी जो हैं एक सूत्र में बनकर देश के लिए खेलते हैं। भारत के लिए जीत हासिल करके उसका मस्तक जो है ऊंचा करते हैं। सचिन तेंदुलकर को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आपने अपने बड़ों से आज़ादी की लड़ाई जरूर सुनी होगी। हमारे देश की गुलामी की जंजीरों से निकलने के लिए देश के कोने कोने से अलग अलग धर्मों और जातियों के लोगों ने एकजुट होकर संघर्ष किया है। इस लड़ाई में क्या है सभी ने अपना योगदान दिया। तो यहाँ पर क्या है कि जब भी राष्ट्र की भावना आती है तो हम सभी चाहे जितने धर्म के हों, चाहे जितना पहनावा हो अलग अलग, चाहे जितनी बोलियां हों अलग अलग, लेकिन हम सभी क्या हैं एक साथ रहते हैं। आगे देखते हैं, आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान तथा सुभाष चंद्र बोस की योगदान का जरूरी
जानकारी यहाँ पर एकत्र करनी है और फिर उसमें कॉपी पर में लगाना है। तो ये बच्चों के लिए है। आगे देखते हैं, आपने देखा होगा कि अनेक धर्म, जाति, भाषाओं, पहनावों आदि के लोग देश के लिए एकजुट हो जाते हैं। इन सभी विविधताओं के होते हुए भी भारत में हमेशा एकता रहती है। यह देश एक ऐसी फुलवारी है जो अलग अलग रंगों और खुशबुओं से, फूलों से सजी रहती है। आगे है हमारे समाज की विविध चिंताएं। तो हमारे समाज में जाति के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है। निम्न समझे जाने वाली जातियां को उनके अधिकार दिलाने के लिए महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जैसे महान विभूतियों ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाते समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अस्पृश्यता या छुआछूत को मिटाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। छुआछूत को अब कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो किसी भी जाति या लिंग या धर्म का हो, समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। सभी को सरकारी नौकरियां पाने के लिए समान अवसर दिए जाते हैं। वर्षों से भेदभाव से पीड़ित जातियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संविधान में उनके लिए सरकारी सेवाओं का आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। बाल श्रम हमारे देश की प्रमुख चिंताओं में से एक है। बाल श्रम के आशय है 14 वर्ष की कम आयु के जो लोग हैं, मजदूरी या फिर कोई काम करते हैं और उससे जो धन कमाते हैं, वही क्या है, बाल श्रम है। तो गरीबी और अशिक्षा बाल श्रम का मुख्य कारण है। बाल श्रम से बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रभावित होते हैं। हमारे देश में 6 से 14 वर्ष की आयु में बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। साथ ही बाल श्रम के खिलाफ सख्त कानून भी बनाए गए हैं। आगे है बाल श्रम जो है अधिनियम निषेध एवं विनिमय, जो कि 1986 में लागू किया गया था, जिसके तहत बाल मजदूरी को एक अपराध माना गया। तो अधिनियम है, यहाँ पर जो सन है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखते हैं, हमारे समाज में बालिका सुरक्षा की भी एक चुनौती का विषय बना है। बालिका सुरक्षा का तात्पर्य बालिकाओं को वातावरण उपलब्ध कराने से है जहां वो सुरक्षित रह सके। उनके लिए बालिकाओं को आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकी सिखाने की आवश्यकता है। इस हेतु सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनके अंतर्गत लड़कियों को आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकों को सिखाया जा रहा है। साथ ही महिला और बाल उत्पीड़न कानून से अवगत कराना तथा शोषण के खिलाफ जागरूक करना भी इन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। आगे देखते हैं, हमारे समाज में लिंग भेद भी एक मुख्य समस्या है। भारतीय संविधान में बालकों एवं बालिकाओं को समानता का अधिकार प्राप्त है, फिर भी लड़के लड़कियां में अनेक प्रकार से भेदभाव किया जाता है। लड़कियों को कहीं तो प्रारंभिक शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित रखा जाता है। यदि कोई लड़की खेल कूद में आगे बढ़ना चाहती है तो ये सब लड़कों के काम है, ऐसा कहकर उसे क्या कर दिया जाता है, हतोत्साहित कर दिया जाता है। अब यहाँ पर कुछ महिलाओं के नाम हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए, तो ये एक प्रेरणा का स्रोत है जो यहाँ पर देखते हैं। वास्तव में लड़कियों को उनके अधिकारों से वंचित करके हम अपने समाज या शक्ति को आधा हिस्सा व्यर्थ कर देते हैं। आज लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों की बराबरी कर रही हैं, जैसे कि खेल में पीटी उषा हो गए, कर्णम मल्लेश्वरी, सानिया मिर्जा, झूलन गोस्वामी, मिताली राज, MC मैरी कॉम, साइना नेहवाल और PV सिंधु और साक्षी मलिक आदि ने क्या किया है, भारत में अपना नाम ऊंचा किया है। आगे है समाज सेवा में देखें तो मदर टेरेसा, मेघा पाटेकर के नाम भी उल्लेखनीय है। भारतीय मूल की 2 महिलाएं कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी ख्याति अर्जित की है। राजनीति के क्षेत्र में देखें तो इंदिरा गांधी हो गई, सरोजनी नायडू होगी, सुचिता कृपलानी होगी, विजय लक्ष्मी पंडित हो गए, प्रतिभा पाटिल आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है राजनीति में। आगे देखते हैं अब हमारे अवर नेशनल सिंबल्स के बारे में देख लेते हैं। हमने देखा कि हमारे देश जो है विविधताओं में एकता की भावना को समेटे हुए है। हमारे देश की एकता और भाईचारे की पहचान कुछ प्रतीकों से भी होती है। ये चिन्ह जो हैं वो राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं। अब आइए जो है राष्ट्रीय प्रतीकों को जाने। तो सबसे पहले है नेशनल फ्लैग के बारे में, यानी राष्ट्र ध्वज के बारे में। हमारे देश के ध्वज में 3 रंग क्रमशः केसरिया,
सफ़ेद और हरा है, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। हर रंग का अपना एक अलग महत्व एवं संदेश है। जैसे कि सबसे ऊपर है जो केसरिया, केसरिया रंग का अर्थ होता है बलिदान, और फिर है सफ़ेद, सफ़ेद का अर्थ होता है शांति, और नीचे हरा है यानी हमारी धरती की हरियाली को दर्शाता है। ध्वज के बीच बना हुआ चक्र उन्नति की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है। यह चक्र नीले रंग का बना होता है। यहाँ पर जो चक्र है वो नीले रंग का बना होता है तथा इसमें कुछ कुल जो है वो 24 तीलियां होती हैं। ध्वज की जो लंबाई है और चौड़ाई है वो 3:2 है, 3:2 है। आगे देखते हैं, आप भी एक कागज़ पर राष्ट्रीय ध्वज बनाकर उसमें रंग भरना है, तो ये बच्चों का काम है। आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ नियम है राष्ट्र ध्वज को लेकर। तो राष्ट्र ध्वज जो है फटा, पुराना या खराब रंगों वाला ना हो। ध्वज में हमेशा केसरिया रंग ऊपर रहे। इसे निजी वाहनों तथा परिधान के रूप में कमर के नीचे या अधोवस्त्र के रूप में इस्तेमाल ना करें। सूर्यास्त से पहले ध्वज को उतार लें। ध्वज फहराते समय झुका ना हो। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का निधन होने पर पूरे देश में राष्ट्रध्वज आधा झुका दिया जाता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय गान देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय पर्वों पर ध्वज फहराने के बाद हम राष्ट्रीय गान गाते हैं, जिसके रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड है। 52 सेकंड में ही क्या है, इसको पूरा गाना चाहिए। आगे है नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रीय गीत की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की थी, जिसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में जनगण का प्रेरणा स्रोत था। इसका प्रथम पद इस प्रकार है, वंदे मातरम सुफलाम सुजलाम सुफलाम मयल शीतलम शस्य श्यामलम मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी फुल कुसुमित द्रुलित शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदाम वरदान मातरम वंदे मातरम। तो यहाँ पर अर्थ है मातृभूमि की वंदना करना, स्वच्छ जल से परिपूर्ण, स्वादिष्ट फलों से पूर्ण, चंदन जैसी शीतल, हरे भरे खेतों की माँ, आपकी वंदना करता हूँ। श्वेत प्रकाश से परिपूर्ण, चांदनी रातों से प्रफुल्लित, विकसित फूलों एवं पल्लवों से सुशोभित होती हुई, सुंदर, हास्यमयी और मधुर भाषिणी, सुख देने वाली, वरदान देने वाली माता की वंदना करता हूँ। माता की वंदना करता हूँ। तो ये था इसका अर्थ। तो ये है हमारा राष्ट्रीय गीत। आगे देखते हैं, अब हम राष्ट्रीय पशु की बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो है बाघ है। बाघ है, ये है पीले रंग का धारीदार पशु है। इसकी दृढ़ता जो है, फुर्ती तथा अपार शक्ति के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव प्राप्त है। बाघ जो प्रजाति भारत में पाई जाती है उसे रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। भारत में बाघों की संख्या जो है लगातार घटती जा रही है। इसे रोकने के लिए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। तो अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। बाघ परियोजना के अंतर्गत देश में अब तक 50 बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व, ऐसा वन्य क्षेत्र जहां पशु पक्षियों का शिकार करना मना हो, ऐसे स्थापित किए गए। अब आगे हम बात करेंगे राष्ट्रीय पक्षी की। तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इस रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन लंबी होती है और सिर पर पंखे के समान पंखे के आकार की कलगी होती है। मादा की अपेक्षा नर जो है अधिक सुंदर होता है। इसकी गर्दन चमकीली नीली होती है और पूंछ लंबी और चमकीले हरे पंखों की होती है। नर मोर अपने पंखों को फैलाकर आकर्षक नृत्य करता है। मादा मोर का रंग भूरा होता है। वह नर मोर से थोड़ा छोटा होता है, नर मोर से थोड़ी छोटी होती है और उसकी पूंछ बड़ी नहीं होती। मतलब उसके जो पंख है वो जो फैलाता है मोर, उस तरह से मोरनी के पंख नहीं होते हैं। आगे देखते हैं राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो राष्ट्रीय पुष्प
भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है। यह एक पवित्र पुष्प है और प्राचीन भारतीय कला और पुराणों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन भारत में ही कमल भारतीय संस्कृति का शुभ शुभ प्रतीक माना जाता है। राजकीय चिन्ह की बात करें तो सारनाथ से स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है ये पूरा सारनाथ, ये किसके स्तंभ में था तो सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसमें 4 सिंह है, प्रत्येक सिंह का मुंह पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ है। उसके नीचे एक पट्टी है जिसके यहाँ पर एक पट्टी है। इस चक्र के दाईं ओर एक सांड है, बाईं ओर एक घोड़ा है। इस स्तंभ में नीचे देवनागरी लिपि एवं सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। तो ये रहा आज का, बस इतना ही। नेक्स्ट में देखते हैं ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। तो आई होप आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके करें। मिलते हैं एक और वीडियो।